दोस्तों, अभी तक अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलकर चीन भारत को उकसाने की कोशिश करता था, लेकिन अब भारत ने पहली बार चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और 27 जगह को ऑफिशियली भारत के नक्शे में दिखाया गया है। बाकायदा आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत पहली बार 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में अब न सिर्फ दिलचस्पी दिखा रहा है, बल्कि भारत ने बड़ा कदम भी उठाया है और भारत जल्द ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकता है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। पहले बात करते हैं चीन और भारत की। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिससे साफ संदेश जाता है कि जमीन पर हकीकत किसी के नाम बदलने से नहीं बदलती। भारत ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और दूसरे महत्वपूर्ण जगहों के आधिकारिक नाम भारतीय नक्शे पर दर्ज कर दिए। इन सभी जगहों को अब सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे में उनके भारतीय नाम के साथ दिखाया गया है। भारत सरकार के मुताबिक ऐसा करने का मकसद इन जगहों की सही पहचान को साफ करना और आम लोगों के बीच इनके बारे में जानकारी बढ़ाना है। यानी भारत ने चीन के नाम बदलने के दावों का जवाब सिर्फ बयान देकर नहीं, बल्कि अपने आधिकारिक नक्शे के जरिए भी दिया है। दरअसल चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों के नाम अपनी भाषा में बदलकर जारी करता रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है और वहां के कुछ इलाके को अपने नक्शे में अलग अलग नाम देता है। भारत ने चीन के इस कोशिश को हमेशा खारिज किया है। नई दिल्ली का कहना है कि किसी भारतीय इलाके का नाम बदल देने से उस इलाके की वास्तविक स्थिति नहीं बदल जाती। भारत साफ तौर पर कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था और आगे भी रहेगा। अब भारत के नए कदम को समझना भी जरूरी है। जिन 27 जगहों को आधिकारिक भारतीय नक्शे में दर्ज किया गया है, उनमें कुछ इलाके ऐसे हैं जो भारत चीन सीमा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इनमें लॉन्गजू भी शामिल है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास स्थित है और 1959 में यहाँ भारत और चीन के बीच एक बड़ा तनाव हुआ था। उस समय चीनी सैनिक इस इलाके में दाखिल हुए थे। लॉन्गजू के ऊपर सुभानसिरी जिले का माजा गांव भी इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा बीसा गांव का नाम भी दर्ज किया गया है। इसके साथ डिजोला, रिजाला और पुकुरला जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी रास्ते भी भारतीय नक्शे में शामिल किए गए हैं। इनमें ठागला भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1962 के भारत चीन युद्ध के शुरुआती संघर्षों में से एक इसी इलाके के पास हुआ था, इसीलिए इस जगह का भारतीय नक्शे पर आधिकारिक रूप से दर्ज होना काफी अहम माना जा रहा है। इस सूची में जयरामपुर भी शामिल है। यह चांगलांग जिले में एक महत्वपूर्ण जगह है और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाने वाले सुरक्षा बलों के लिए इसका खास महत्व है। इसे पूर्वी सीमा और म्यांमार की तरफ जाने वाले क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। भारत ने सिर्फ सीमा से जुड़े पहाड़ी इलाकों को ही नहीं, बल्कि कई गांवों, झीलों और स्मारकों को भी आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया है। इसमें शंभू सोरावर नाम की ऊंचाई पर स्थित झील भी शामिल है। इसके अलावा बारा कुंदुन और छोटा कुंदुन, धानबारी, परितनगर, तेरितनगर और रामनगर जैसे स्थानों का नाम भी दर्ज किया गया है। जसवंतगढ़ को भी इस सूची में शामिल किया गया है। ये तवांग रोड पर स्थित है और भारतीय सेना के वीर जवान जसवंत सिंह रावत की याद में बनाया गया स्मारक है। 1962 के युद्ध के दौरान जसवंत सिंह रावत की बहादुरी की कहानी भारतीय सेना के इतिहास में खास जगह रखती है। इसके अलावा सागर, पद्मा, ज्योतिनगर और बाईशाखी जैसे गांवों के नाम भी भारतीय नक्शे में शामिल किए गए हैं। सैरे थापा मेमोरियल भी इस सूची में शामिल है। ये 1962 के युद्ध के वीर सैनिक त्रिलोक सिंह थापा की याद में बनाया गया है। इसके अलावा छोटा रूपुक, बारा रूपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा, कमालंग नगर और बुद्धा मंदिर जैसे स्थानों को भी आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है। कामलंग नगर कामलंग सेंचुरी के पास स्थित है। अब सवाल यह है कि भारत ने ये कदम अभी क्यों उठाया। दरअसल चीन पिछले कई सालों से अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है। चीन के सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने 2017 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नए नाम जारी किए थे। इसके बाद 2021 में 15 जगहों के नाम बदले गए और 2023 में चीन ने 11 और जगहों के लिए नए नाम जारी किए। भारत ने हर बार इन दावों को खारिज किया। भारत का कहना है कि चीन द्वारा दिए गए ये नाम पूरी तरह से काल्पनिक है और इनके जरिए जमीन पर कोई बदलाव नहीं हो सकता। भारत का ताजा कदम इसी नीति का हिस्सा माना जा सकता है। आधिकारिक भारतीय नक्शे पर इन जगहों के नाम दर्ज करके भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। सीधी बात यह है कि किसी इलाके का नाम बदलना और उस इलाके पर वास्तविक नियंत्रण होना दोनों अलग अलग चीजें हैं।
हैं। खैर बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारत ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि भारत अभी अपने 5वीं पीढ़ी के एमका फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन सरकार अब उससे आगे की तैयारी भी शुरू करना चाहती है। खबर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम से जुड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर भारत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता है तो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ अपने बनाए हुए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट ही नहीं होंगे, बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान तकनीक तक भी भारत की पहुंच बन सकती है। दरअसल रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने रक्षा मंत्रालय से कहा है, छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर अभी से एक साफ योजना बनाई जाए। समिति का मानना है कि भारत को इस काम के लिए बहुत देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी भारत का सबसे बड़ा फाइटर जेट प्रोजेक्ट एमका है। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जिसे भारत में ही विकसित किया जा रहा है, लेकिन एमका के तैयार होने में अभी समय लगेगा। इसी वजह से भारत अब अगली तकनीक पर भी नजर रखना चाहता है, ताकि जब दुनिया छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के दौर में पहुंचे तब भारत पीछे ना रह जाए। अब सवाल आता है कि भारत किस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ सकता है। फिलहाल 2 बड़े प्रोग्राम सामने हैं। पहला है GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। इसमें ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर अगली पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम यूरोप का FCAS है, जिसमें फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल है। भारत इन दोनों में से किसी एक प्रोग्राम के साथ जुड़ने की संभावना पर विचार कर सकता है। भारत के लिए फ्रांस वाला विकल्प काफी अहम हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह भारत और फ्रांस के बीच पहले से मजबूत रक्षा संबंध है। भारत के पास पहले से ही फ्रांस के राफेल फाइटर जेट है और 114 नए राफेल विमानों की खरीद को लेकर भी बातचीत चल रही है। अगर ये डील आगे बढ़ती है और भारत में इन विमानों का बड़ा हिस्सा बनाया जाता है तो भारतीय कंपनियों को विमान बनाने, उसके अलग अलग सिस्टम तैयार करने और नई तकनीक पर काम करने का ज्यादा अनुभव मिलेगा। आगे चलकर यही अनुभव छठी पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम में भी काम आ सकता है। लेकिन छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आखिर 5वीं पीढ़ी के विमान से कैसे अलग होगा? सबसे बड़ा अंतर इसकी पूरी काम करने की क्षमता में होगा। भविष्य के फाइटर जेट में सिर्फ पायलट और विमान की भूमिका नहीं होगी, विमान के साथ कई ड्रोन भी काम कर सकते हैं। फाइटर जेट इन ड्रोन को निर्देश दे सकते हैं और ये ड्रोन दुश्मन की निगरानी, टारगेट की पहचान और हमला करने जैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन विमानों में AI का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। अलग अलग रडार और सेंसर से मिलने वाली जानकारी को एक साथ जोड़कर पायलट को युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर देने की कोशिश की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी इन विमानों की बड़ी ताकत होगी, यानी दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता और ज्यादा बेहतर हो सकती है। लंबी दूरी की मिसाइलें, बेहतर रडार और ज्यादा मजबूत स्टेल्थ और नए तरह के इंजन भी छठी पीढ़ी के विमानों का हिस्सा हो सकते हैं। और यही वजह है कि भारत के लिए इस प्रोग्राम में शुरुआत से शामिल होना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर भारत कई साल बाद तैयार विमान खरीदता है तो भारत मुख्य रूप से एक खरीदार बनकर रह सकता है, लेकिन अगर भारत शुरुआत से ही प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारतीय कंपनियों और वैज्ञानिकों को इसके विकास में काम करने का मौका मिल सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात टेक्नोलॉजी और भारत की हिस्सेदारी होगी। भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में सिर्फ विमान खरीदने की भूमिका नहीं चाहिए। भारत की कोशिश होनी चाहिए कि उसे डिजाइन, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियारों के साथ विमान को जोड़ने और विमान बनाने के काम में वास्तविक हिस्सेदारी मिले, क्योंकि अमेरिका, चीन और यूरोप पहले से ही अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहे हैं। चीन की तेजी से बढ़ती एयर पावर को देखते हुए भारत के लिए ये तैयारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।